व्यवसाय संघ की परिभाषा दीजिए। इसका यह तात्पर्य है कि डिफाइंड ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन है क्या, पहले तो यह समझना जरूरी है। व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 की धारा 2 में व्यवसाय संघ की परिभाषा दी गई है। इसका अभिप्राय किसी भी स्थायी अथवा अस्थायी संघ से होता है जिसका निर्माण नियोक्ता एवं श्रमिकों के संबंधों को नियंत्रित करने के लिए अथवा श्रमिकों के नियोक्ता एवं श्रमिकों के संबंधों को नियंत्रित करने के लिए अथवा श्रमिकों को बीच अथवा नियोक्ताओं के बीच में संबंधों को नियंत्रित करने के लिए अथवा व्यापार अथवा वाणिज्य को नियंत्रित करने के लिए निर्मित किया गया है। दो या दो से अधिक श्रमिकों संघ से मिलकर बनने वाले महासंघ, जिसको कहते हैं इंग्लिश में फेडरेशन, को भी व्यापार संघ ही कहते हैं। पर निम्नलिखित को श्रमिक संघ ट्रेड यूनियन नहीं माना जाता है। ठीक है। किसी व्यापार के साझेदारों के बीच हुआ समझौता जिसे उन्होंने अपना व्यापार नियंत्रित करने के लिए किया हो, कोई भी ऐसा समझौता जो कि नियोक्ताओं एवं श्रमिकों के बीच के संबंधों को नियंत्रित करने के लिए निर्मित किया गया हो, कोई भी ऐसा अनुबंध जो कि व्यापार प्रतिष्ठान विक्रय के संबंध में किया गया हो, यह सब चीज़ व्यवसाय संघ के अंतर्गत आती हैं। नंबर 4 ये है कि व्यवसाय संघों के पंजीकरण के लिए आवेदन जो होते हैं, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस जिसे हम कहते हैं, व्यवसाय संघ अधिनियम की धारा 5 के अनुसार रजिस्ट्रेशन के लिए प्रत्येक प्रार्थना पत्र रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रार्थना पत्र के समक्ष श्रमिक संघ के नियमों की एक प्रति तथा निम्नलिखित ब्यौरा प्रस्तुत किया जाना चाहिए, यह अनिवार्य है। उन व्यक्तियों के नाम, पते तथा व्यवसाय जिन्होंने की प्रार्थना पत्र दिया हो, श्रमिक संघ का नाम, पता तथा उनके मुख्यालय का पता तथा श्रमिक संघ के पदाधिकारियों के नाम, आयु, पते, पदनाम तथा व्यवसाय, यह सब में अनिवार्य होना चाहिए। यदि कोई श्रमिक संघ के 1 वर्ष से अधिक से वर्तमान है जबकि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, तो अन्य सूचना के साथ रजिस्ट्रार को यह भी सूचना दी जानी चाहिए कि श्रमिक संघ के दायित्व तथा असेट्स, लायबिलिटीज एंड असेट्स उसे कहा जाता है, क्या है। इस सूचना को निर्धारित प्रपत्र प्रक्रिया पर होना चाहिए। रजिस्ट्रार को यह अधिकार है कि यदि वह चाहे तो अपनी तुष्टि के लिए प्रार्थना पत्र देने वाले अतिरिक्त सूचना मांग ले। यदि कोई श्रमिक संघ का प्रस्तावित नाम किसी अन्य वर्तमान व्यवसाय संघ से मिलता जुलता है तो रजिस्ट्रार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने वाले से प्रस्तावित नाम में आवश्यक परिवर्तन करने को कहेगा। ठीक है। और यदि वह ऐसा ना करे, ठीक है, अगर वह ऐसा ना करे तो रजिस्ट्रार को अधिकार होगा कि व्यापार संघ का रजिस्ट्रेशन प्रदान करने के लिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकृत कर देगा, उसको स्वीकार नहीं करेगा। नंबर 5, किन आधारों पर व्यवसाय संघ का पंजीकरण रद्द अथवा निरस्त किया जा सकता है। ऑन व्हाट ग्राउंड्स रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन कैन बी कैंसल्ड और विथड्रॉन। इसका जवाब सटीक रूप से यही है कि धारा 10 के अनुसार किसी व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण को वापस लेने या रद्द करने की शक्ति रजिस्ट्रार में निहित होती है। रजिस्ट्रार निम्न परिस्थितियों में किसी व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रेशन को निरस्त कर सकता है या वापस ले सकता है। यदि व्यवसाय संघ ने आवेदन पत्र प्रस्तुत करके व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने की प्रार्थना स्वयं की हो, तो यदि रजिस्ट्रार इस बात से संतुष्ट है कि रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र कपटपूर्वक तरीके से या भूलवश प्राप्त किया गया हो, तब जब व्यवसाय संघ अस्तित्व में नहीं रह गया है
यदि किसी व्यवसाय संघ ने जानबूझकर रजिस्ट्रार द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद भी इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन किया है अथवा ऐसे नियमों जो कि अधिनियम के प्रावधानों से असंगत हो, उन्हें रद्द करने की सूचना रजिस्ट्रार द्वारा दिए जाने के बाद भी पालित किया जा सकता है। जबकि व्यवसाय संघ के प्राथमिक उद्देश्य संवैधानिक उद्देश्य नहीं रह गए हैं, तब भी रद्द किया जा सकता है। ट्रेड यूनियन ने ऐसे किसी नियम को भंग किया है जिसके लिए धारा 6 के अंतर्गत उपबंध करना आवश्यक समझा जाता है। यदि रजिस्ट्रार इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि कर्मकारों द्वारा किया गया किसी पंजीकृत व्यवसाय संघ की सदस्य संख्या प्राप्त नहीं रह गई है, तब भी रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जा सकता है। ठीक है। नंबर 6वां क्या है? व्यवसाय संघों का विघटन, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं कहते बेटा, डिसोल्यूशन ऑफ ट्रेड यूनियंस। इसको इस तरीके से निर्धारित किया जा सकता है कि व्यवसाय संघ अधिनियम के अंतर्गत कहीं पर भी विघटन शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत विघटन संबंधी प्रावधान उल्लिखित किए गए हैं। ठीक है। धारा 27 यह प्रावधानित करती है कि एक व्यवसाय संघ को अनेक दशाओं में विघटित किया जा सकता है, जैसे जब व्यवसाय संघ के अधिकतम सदस्य व्यवसाय संघ से पृथक हो जाते हैं और व्यवसाय संघ में नाम मात्र सदस्य ही रह जाते हैं। प्रत्येक व्यवसाय संघ किन्हीं उद्देश्यों की मूर्ति के लिए ही निर्मित किया जाता है, लेकिन जब कोई व्यवसाय संघ अपने इन उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल हो जाता है तो वह विघटित हो जाता है। नंबर 3 यह है कि जब कार्यकारिणी के सदस्यों में परस्पर मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो व्यवसाय संघ को विघटित किया जा सकता है। जब किसी पंजीकृत व्यवसाय संघ को विघटित कर दिया जाता है तो इसके पश्चात विघटन की एक सूचना तैयार की जाती है। इस सूचना में व्यवसाय संघ के 7 सदस्यों तथा सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। इसके बाद यह सूचना संघ के विघटन के 14 दिन के भीतर पंजीयक कार्यालयों में भेजी जाती है। ठीक है। अब यह सूचना पंजीयक को प्राप्त होती है, तो यदि पंजीयक इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि संघ का विघटन व्यवसाय संघ की नियमावली के अनुसार प्रभावी हुआ है तो इस सूचना को वह पंजीकृत कर देगा। अथवा 7वां यह नियम है कि 7वां की मतलब व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 के अंतर्गत करार की प्रवर्तनीयता, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एनफोर्सेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट, जो कि 1926 में बनाया गया था, किसी पंजीकृत श्रमिकों संघों के सदस्यों के मध्य किया गया कोई करार केवल इसी बात के कारण शून्य या शून्यकरण वॉइड अवॉइडेबल नहीं है कि करार के उद्देश्यों में कोई उद्देश्य व्यापार पर रोक लगाता है, लेकिन अव्यवहार न्यायालय सिविल कोर्ट किसी वैध कार्रवाई को रोकने से वर्जित है जो कि किसी करार को भंग लेने के लिए किया जाता है जिन पर किसी व्यापार संघ का सदस्य है अपने माल को बेचेगा या नहीं बेचेगा वह निर्धारित करता है। तो दूसरा क्या है कि कारोबार करेगा या नहीं करेगा वह उसकी मर्जी है। तीसरा, काम करेगा नहीं करेगा यह भी उसकी मर्जी है। नियोजित करेगा या नहीं करेगा वो भी उसकी मर्जी है। नियोजित होगा या नहीं होगा वो भी उसकी ही मर्जी है। इस प्रकार हर्जाना वसूल करने के स्पष्ट प्रयोजन के लिए दायर नहीं की गई, जो कि धारा 19 में स्पष्टता से इसको कहा गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यवसाय संघों को अपने करारों की प्रवर्तनीयता के संबंध में भी उन्मुक्ति प्राप्त है। संघों को आपराधिक षड्यंत्र तथा दृष्टिकृत करारों के भंग के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। ठीक है। यह उत्तरदायित्व क्रम साधारणतः तो पूरे यूनियन में का रहेगा, किंतु विशेष रूप से उनके अधिकारियों पर ही माना जाएगा। अपनी उन्मुक्ति की आड़ में व्यवसाय संघों को अनुचित श्रम व्यवहार नहीं करना चाहिए, यह भी कहता है ये। अब क्या है,
8वां कि क्या व्यवसाय संघ एक विधिक व्यक्ति है? क्या व्यवसाय संघ एक विधिक व्यक्ति है? इसका इंग्लिश में यह अनुवाद हो सकता है कि इस ट्रेड यूनियन इज अ लीगल पर्सन और नॉट। इसका उत्तर सटीक सा है कि सीधा है कि व्यवसाय संघों की विधिक स्थिति में संबंध में धारा 13 भारत में श्रमिक संघों के अधिकार का महाधिकार पत्र, जिसको कहते हैं मैग्ना कार्टा, है। व्यवसाय संघ का संपूर्ण भवन इस धारा की सुदृढ़ भूमि पर खड़ा है, जो घोषित करता है कि जैसे हार्डी एंड लेन लिमिटेड बनाम चिल्टन की सुदृढ़ भूमि पर खड़ा है, जो घोषित करता है जैसा कि 1928 में यह चीज़ हुई थी कि बी 663 की प्रत्येक पंजीकृत व्यवसाय संघ अपने नाम का एक निगमित निकाय, जिसको कहते हैं बॉडी कॉरपोरेट है, जिसके अंतर्गत यह पंजीकृत हुआ है, और यह शाश्वत उत्तराधिकार परपेचुअल सक्सेशन जिसे कहते हैं रखेगा, तथा संपत्ति चल या अचल ग्रहण करने तथा संविदा करने का अधिकार रखेगा, और वह इसी नाम से वाद संस्थित कर सकता है अथवा इसी नाम पर उसके विरुद्ध वाद संस्थित किया जा सकेगा। इस धारा के परिणाम है पहला यह कि यह विधि की दृष्टि से पंजीकृत श्रमिकों संघ नियम बनाता है। दूसरा, यह अपना नाम रखेगा। तीसरा, यह शाश्वत उत्तराधिकार परपेचुअल सक्सेशन रखेगा। ठीक है। चौथा, यह चल और अचल संपत्ति को प्राप्त करने टू एक्वायर तथा धारण करने के अधिकार रखेगा। पांचवा, इसे संविदा कॉन्ट्रैक्ट करने की शक्ति दी गई है। छठवां, इसे सबसे बड़ा अधिकार यह दिया गया है कि वह अपने नाम से वाद संस्थित कर सकता है। ठीक। और उसके विरुद्ध इस नाम पर वाद संस्थित किया जा सकता है। 9वां, व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 के अंतर्गत सस्तियाँ पेनाल्टीज अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 धारा 31 के अंतर्गत ये सब है कि यह प्रावधानित किया करती है कि व्यवसाय संघ के पदाधिकारी या अन्य व्यक्तियों को निम्न दशाओं में दंडित किया जा सकता है। जब पंजीकृत व्यवसाय संघ द्वारा नोटिस नहीं दी जाती है या ऐसा संघ नोटिस देने में विफल हो जाता है। और दूसरा, जब पंजीकृत व्यवसाय संघ द्वारा विवरणिका प्रस्तुत नहीं की जाती है। तीसरा, जब पंजीकृत व्यवसाय संघ द्वारा वांछित प्रलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है। इस प्रकार पंजीकृत व्यवसाय संघ के पदाधिकारी या अन्य व्यक्ति पर यह दायित्व अधिरोपित किया गया है कि वह नोटिस, विवरणिका आदि प्रस्तुत करें, लेकिन जब ऐसे व्यक्ति अनुपस्थित होंगे तो उनके स्थान पर कार्यकारिणी में प्रत्येक सदस्य द्वारा ऐसी सूचना, विवरण अथवा प्रलेख निश्चित अवधि में प्रस्तुत करने होंगे, और यदि वे ऐसा करने में विफल होते हैं वे 5 रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय होंगे। यदि ऐसी विफलता की स्थिति लगातार बनी रहती है तो ऐसे पदाधिकारी अतिरिक्त जुर्माने से दंडनीय होंगे, और ये जुर्माने प्रथम सप्ताह के पश्चात प्रत्येक सप्ताह के लिए 5 रुपये तक का हो सकेगा, परंतु जुर्माने की कुल राशि का योग 50 रुपये से अधिक नहीं हो सकेगा। क्या एक आवश्यक व्यवसाय संघ का सदस्य बन सकता है? इसको अंग्रेजी में यह कहा जाएगा कि कैन अ माइनर बिकम अ मेंबर ऑफ अ ट्रेड यूनियन। व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 की धारा 21 में यह व्यवस्थाई, जिसको कहते हैं व्यवस्था की गई है कि 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद हर व्यक्ति रजिस्टर्ड व्यवसाय संघ की सदस्यता प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। इस प्रकार संघ की सदस्यता प्राप्त करने के बाद कोई भी व्यक्ति उस व्यवसाय संघ के नियमों के
अधीन रहते हुए सदस्य को सभी अधिकारों का प्रयोग में ला सकता है, किंतु धारा 21 का के अनुसार जब तक वह 18 वर्ष की आयु नहीं प्राप्त कर लेता है, व्यवसाय संघ का पदाधिकारी नहीं बन सकता। इस प्रकार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति 15 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर व्यवसाय संघ का सदस्य हो सकता है, किंतु उस संघ का पदाधिकारी वह 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पर ही हो सकता है। 11वां जो हकी है सामूहिक सौदेबाजी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग अथवा सामूहिक समझौता, जिसको कहते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। उत्तर, संयुक्त सौदेबाजी को ऐसा ढंग है कि जिसके द्वारा मानक मजदूरी दर तय किया जाता है तथा अन्य नौकरी की शर्तें निर्धारित की जाती हैं। यदि इसका वृहत अर्थों में अभिप्राय लिया जाए तो संयुक्त सौदेबाजी का अभिप्राय किसी भी मानांतर अथवा मतभेद को तय करने से है जो विवाद पक्षकारों के बीच उठे हों। संयुक्त सौदेबाजी का कार्य सुचारू रूप से चल सके उसके लिए आवश्यक है कि विवादी पक्षकारों की शक्ति बराबर हो। भारत के नियोक्ता को तो आपस में सुसंगठित हैं, पर श्रमिकों के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता जब तक कि व्यापार संघ द्वारा क्रांतिकारी कदम ना उठाए जाए तब तक सौदेबाजी बार्गेनिंग संभव नहीं होगी। ठीक है। संयुक्त रूप से सौदेबाजी करने का सबसे प्रमुख लाभ यह है कि इसके द्वारा श्रमिकगण वर्कर्स जिसको कहते हैं नियोक्ताओं को प्रभावित कर सकते हैं। संयुक्त सौदेबाजी के दौरान श्रमिकगण ऐसा कार्य कर सकते हैं जिससे कि दीवानी अथवा आपराधिक दायित्व उत्पन्न हो और इनके प्रति कार्यवाही करना पड़े। सामूहिक सौदेबाजी के दोष, जो कि डिमेरिट्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग कही जाती है। सामूहिक सौदेबाजी के दोष निम्नलिखित हैं। ऐसे श्रमिक जो संघ के सदस्य नहीं होते हैं वे लाभान्वित नहीं हो पाते। दूसरा सबसे कमज़ोर पहलू कि सामूहिक सौदेबाजी से श्रमिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा पहचान समाप्त हो जाती है। तीसरा प्रतिनिधियों के अहर क्वालिफाइड जिसको कहते हैं न रहने की स्थिति में संगठित का विकास अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है। और निर्णय त्रुटिपूर्ण होता है और उसका कुप्रभाव पड़ेगा। आर्थिक जनतंत्र के लिए सामूहिक सौदेबाजी आवश्यक है और उपादेय है। चौथा, कभी कभी सामूहिक सौदेबाजी से कारोबार प्रतिकूलित प्रभावित होता है, विशेषकर तब जब नियोजक श्रमिकों की तरफ से उठाई गई मांगों को अस्वीकार नहीं करता और अपनी शर्तों मनवाने पर अड़ा रहता है। पांचवा, इसमें प्रतिनिधित्व करने का अधिकार पंजीकृत संघों को ही होता है, अपंजीकृत संघों को नहीं, भले ही बहुमत में श्रमिक उनके सदस्य हों। छठवां, कर्मकारों का सामाजिक आर्थिक स्टेटस नियोजक की उपेक्षा निम्न होता है, उन्हें कम मजदूरी मिलती है, इसके लिए शोषण की संभावनाएं अधिक होती हैं। राजनीतिक विधि, इसको हम कहते हैं पॉलिटिकल फंड। पॉलिटिकल फंड क्या चीज़ होती है, पहले तो हमें यह समझना बहुत ज़रूरी है कि व्यवसाय संघ अधिनियम की धारा 16 राजनीतिक उद्देश्यों के लिए एक पृथक निधित्व के संस्थापन की व्यवस्था करती है। कोई भी व्यवसाय संघ जो कि राजनीतिक उद्देश्य के लिए कार्य कर सकता है तथा ऐसे राजनीतिक कार्य व्यवसाय संघ के प्राथमिक उद्देश्य से असंगत नहीं है, उन उद्देश्यों के पूर्ति हेतु पृथक निधियां फंड्स स्थापित कर सकता है। धारा 16 उपबंध करती है कि रजिस्ट्री किया हुआ कोई श्रमिक संघ निधि के लिए पृथक रूप से वसूल किए गए या चुकाए गए चंदों से एक पृथक निधि का संस्थापना कर सकता है। इस निधि में से राजनीतिक उद्देश्यों में से किसी भी अग्रसर करने का भुगतान किया जा सकता है। राजनीतिक निधि का प्रयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। पहला, संविधान के अधीन स्थापित विधानसभा या किसी स्थानीय प्राधिकार सत्ता में सदस्य के निर्वाचन पर अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निर्वाचन से पूर्व या उसके दौरान में अथवा
उसके पश्चात प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी उम्मीदवार या भावी उम्मीदवार द्वारा किए गए व्यय को भुगतान अथवा दूसरा ऐसे किसी उम्मीदवार को प्रत्याशित उम्मीदवार के समर्थन में किसी सभा का व्यय तथा उसमें किसी कागज साहित्य का वितरण अथवा तीसरा ऐसे किसी व्यक्ति का भरण पोषण जो कि संविधान के अधीन संस्थापित किसी विधानसभा या किसी स्थानीय प्राधिकार सत्ता का सदस्य है, या चौथा संविधान के अधीन संस्थापित किसी भी विधानसभा या किसी स्थानीय प्राधिकार सत्ता के लिए निर्वाचकों का पंजीयन जिसको रजिस्ट्री कहते हैं, अथवा किसी उम्मीदवार का चुनाव, अथवा पांचवा किसी भी प्रकार की राजनीतिक सभाएं करना अथवा किसी प्रकार के राजनीतिक साहित्य का राजनीतिक अभिलेखों का वितरण करना। यह बहुत ही जरूरी है। 14वां यह है कि क्या लखनऊ विश्वविद्यालय एक उद्योग है? इस लखनऊ यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ इज एन इंडस्ट्री। इसका उत्तर सटीक सा है सीधा कि दिल्ली विश्वविद्यालय बनाम रामनाथ AIR 1903 SC 1873, उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद बनाम उसके कर्मकार तथा ब्रह्म समाज एजुकेशन सोसाइटी बनाम पश्चिम बंगाल महाविद्यालय कर्मचारी संघ LLJ 1960 कल 472 के क्रमशः उच्चतम न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपने निश्चित में स्पष्ट किया है कि शिक्षण संस्थाएं उद्योग की परिभाषा में परिधि में नहीं आती, लेकिन बंगलौर वाटर सप्लाई बनाम ए रजप्पा उक्त में पहले इन वादों को अधिभावित किया गया है, ओवररूल्ड कर दिया गया है। जस्टिस कृष्ण अय्यर ने जोर देकर कहा है कि यह शिक्षण संस्थाएं उद्योग हैं क्योंकि शिक्षण मात्र एक ही नहीं अपितु समस्त उद्योगों की जननी है। इसी निर्णय को प्रभावहीन बनाने के निमित्त 1982 में औद्योगिक विवाद में संशोधन करके शिक्षण संस्थाओं के संबंध में दिए गए पूर्व निर्णयों को पुनर्प्रभावी बनाया गया और उद्योग की परिधि से बाहर कर दिया गया। ऐसे संशोधन करने का समुचित कारण भी था। शिक्षण संस्थाओं में उपभोग के निमित्त कोई उत्पादन नहीं होता, न ही उनका वितरण, अतएव उन्हें उद्योग की परिभाषा की परिधि के अंतर्गत रखने का कोई औचित्य नहीं दिखाई पड़ता। अतः लखनऊ विश्वविद्यालय उद्योग नहीं है। ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी बना रामनाथ AIR 1963 SC 1873 वाद के तथ्य बताइए। यह भी एक प्रश्न उठता है कि स्टेट्स द फैक्ट्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वर्सेस रामनाथ AIR 1963 SC 1873 केस। ठीक है, इसका सटीक सा यही सीधा उत्तर है कि शिक्षण संस्थाएं उद्योग हैं अथवा नहीं। इस विषय पर प्रमुख वाद दिल्ली विश्वविद्यालय बनाम रामनाथ का है। इस मामले में प्रत्यार्थी रामनाथ दिल्ली विश्वविद्यालय के महिला विद्यालय द्वारा ड्राइवर के रूप में नियोजित था। एक अन्य ड्राइवर असगर मसीह भी प्रारंभ में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा नियोजित किया गया था, परंतु बाद में उसका स्थानांतरण महिला कॉलेज में कर दिया गया था। दिल्ली विश्वविद्यालय के अनुभव किया कि महिला कॉलेज में अध्ययनरत बालिकाओं की सुविधा हेतु चलाई जा रही बसों में हानि हो रही है, अतएव इस सुविधा को समाप्त करने का निर्णय लिए जाने के फलस्वरूप उपर्युक्त दोनों ड्राइवरों की सेवाएं समाप्त कर दी गईं। इस सेवा समापन को इस आधार पर चुनौती दी गई कि ड्राइवर औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत कर्मकार है और उनकी सेवा समापन छंटनी के तुल्य है, अतएव उन्होंने औद्योगिक अधिकरण के समक्ष याचिका दाखिल कर छंटनी हेतु प्रतिकार की मांग किया। इस याचिका का अधिकरण द्वारा निर्णय ड्राइवरों के पक्ष में दिया गया, अतएव दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस निर्णय की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी कि दिल्ली विश्वविद्यालय उद्योग नहीं है। ठीक है। उच्चतम न्यायालय की धारा 266(2) और 2 घ
को एक साथ पढ़ते हुए यह निर्णय दिया था कि शिक्षा प्रदान करने वाले कार्य जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किया जाता है एक उद्योग नहीं है। इसके आगे यह भी विचार व्यक्त किया गया है कि शिक्षा प्रदान करना अधिक अंश में एक मिशन और व्यवसाय प्रदान करने का काम है, न कि वह स्वयं एक व्यवसाय या व्यापार का या कारोबार है। भले ही इस अधिनियम में प्रयुक्त व्यापार और कारोबार शब्दों में कितनी ही व्यापकता क्यों न निहित हो। जिसको 16 में कर्मकार वर्कमैन जिसे कहते हैं, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2 के अंतर्गत कर्मकार जिसको हम वर्कमैन कहते हैं को निम्न भांति परिभाषित किया गया है। कर्मकार के आशय प्रशिक्षु जिसको हम अप्रेंटिस कहते हैं, प्रशिक्षु को सहित ऐसे किसी भी व्यक्ति से जो किसी औद्योगिक संस्थान में किराए या इनाम पर कोई कौशलपूर्ण जिसको स्किल्ड कहते हैं या कौशल रहित अनस्किल्ड शारीरिक मैनुअल पर्यवेक्षी सुपरवाइजरी तकनीकी टेक्निकल जिसे कहते हैं यह लिपिक क्लर्क का कार्य करने के लिए नियोजित किए गए हों, चाहे उनके नियोजन की शर्तें अभिव्यक्त हो या विवक्षित हों। इसमें किसी औद्योगिक विवाद के संबंध में औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के प्रयोजनार्थ ऐसी कोई व्यक्ति सम्मिलित है जो सेवा की मुक्ति कर दिया गया है अथवा छांट लिया गया है अथवा किसी सेवा समाप्ति सेवानिवृत्त अथवा छटनी जिसको कहते हैं रिट्रेंचमेंट उस विवाद का कारण रहा है। कर्मकार एवं स्वतंत्र ठेकेदार में अंतर, जो कि डिफरेंस बिटवीन वर्कमैन एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। कर्मकार और स्वतंत्र ठेकेदार में अंतर निम्नलिखित है। फर्स्ट, कर्मकार स्वयं काम करने के लिए सहमत होता है और ठेकेदार दूसरों व्यक्तियों से कोई काम पूरा कराता है। एक कर्मकार जो कि स्वयं काम करने में सहमत होता है, केवल इस कारण से कर्मकार कहलाना बंद नहीं हो सकता है कि दूसरे व्यक्तियों को अपने साथ काम करने के लिए लाता है। कोई व्यक्ति स्वतंत्र ठेकेदार है अथवा कर्मकार, इसका निर्णय करने की कसौटी यह है कि क्या उसने स्वयं व्यक्तिगत रूप में काम करने की सहमति दी है अथवा नहीं। यदि उसने स्वयं काम करने की सहमति दी है तो वह कर्मकार है। मात्र इस तथ्य को उसकी इस हैसियत में कोई अंतर नहीं आता कि वह उस काम को पूरा करने के लिए अन्य व्यक्तियों की सहायता लेता है। दूसरा, कर्मकार काम करने के लिए अपने नियोजक तथा नियोजक के पर्यवेक्षण सुपरविजन का अधीन रहता है। ठेकेदार ऐसा व्यक्ति होता है जो कि एक स्वतंत्र कारोबार के अनुसरण में दूसरे व्यक्तियों के लिए विशिष्ट काम का वचन देता है, किंतु उस काम के विस्तार के संबंध में अपने आप को उस व्यक्ति के अधीन समर्पित नहीं करता। ठीक है। समर्पित नहीं करता। तीसरा, कर्मकार वह व्यक्ति है जो कि प्रबंधकों के साथ सेवा की संविदा करता है। ठेकेदार वह व्यक्ति है जो कि नियोजक के नियंत्रण या पर्यवेक्षण के से स्वतंत्र रहते हुए कार्य को पूरा कराने की संविदा करता है। 18वां देखिए यह है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत नियोजक, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एम्प्लॉयर अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इसके अंतर्गत उत्तर यह है कि नियोजक को औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2(6) के अंतर्गत परिभाषित किया जा सकता है। इस धारा के अनुसार फर्स्ट, ऐसा कोई उद्योग जो कि केंद्र सरकार द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा अथवा केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन संचालित किया जाता है, तो ऐसे उद्योग के संदर्भ में यदि किसी पदाधिकारी को नियुक्त किया जाता है तो वह पदाधिकारी ही नियोजक समझा जाएगा, और जहाँ पर पदाधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है तो उस विभाग के अध्यक्ष ही नियोजक समझा जाएगा। लेकिन स्थानीय पदाधिकारी द्वारा अथवा उसके अधीन संचालित किए जा रहे उद्योग को संदर्भ में ऐसे व्यक्ति को नियोजक समझा जाएगा जो वहाँ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। 19वां यह है भैया कि
औद्योगिक विवाद, इंडस्ट्रियल, जिसको कहते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1943 की धारा 2 औद्योगिक विवाद को बतलाती है। ऐसे विवाद से अभिप्राय नियोजकों तथा कर्मचारियों और कर्मचारियों के बीच का कोई ऐसा विवाद या मतभेद अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति का नियोजन तथा अभियोजन या नियोजन के निर्बंधों, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या श्रम की शर्तों से सशक्त है। ऐसे विवाद मुख्य रूप से पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की देन है। औद्योगिक विकास में मुख्यतः आर्थिक, राजनीतिक तथा प्रबंध एवं व्यवस्था संबंधी 3 कारण होते हैं। व्यक्तिगत संविदा के स्थान पर सामूहिक सौदेबाजी काम में लाई जाती है। आधुनिक युग में इस प्रकार की सामूहिक मांगें ही अधिकांश विवाद का कारण होती हैं और विवाद का रूप धारण करती हैं। तो बेटा, इसमें पूरी तरीके से हर चीज़ के बारे में मैंने विस्तार पूर्वक बता दिया है, और आप चाहें तो इसको नोट्स में लिख भी सकते हैं धीमे धीमे वीडियो को चला के। और इसमें सटीकता हर चीज़ का प्रश्न दिया गया है। अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हेडिंग से या सब टॉपिक से। जो भी समझ में ना आया हो उसको मैं कमेंट में डाल दूँगा।